ठीक है, सिस्टम के बारे में आप लोगों को आइडिया है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा हुआ है ना। सिस्टम में इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप डिफाइंड होता है ना, और हर पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप आउटपुट पता लगा सकते हैं, है ना, वाई टी, है ना। और अगर सिस्टम डिफाइंड है इसका मतलब इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप गिवन होगा, है ना। okay. और सिस्टम में क्या क्या पता है? सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट, है ना, सब्जेक्टेड टू जीरो इनिशियल कंडीशन, है ना। उसके बाद सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर आप सिस्टम में इम्पल्स देते हो तो जो आउटपुट आएगा उसको हम एच टी कहेंगे, और लाप्लास ऑफ एच टी क्या होता है? एच एस, और इसी को हम ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं ना। ये क्या आ जाएगा? वाई एस डिवाइडेड बाई एक्स एस। तो सिस्टम में हर इनपुट के लिए आउटपुट डिफाइंड होता है ना। मान लो कि आपको कोई डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इनपुट को मॉडिफाई कर सकते हो या फिर इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टम के मेनली इनपुट को कंट्रोल करते हैं, है ना, टू गेट अ डिज़ायर्ड आउटपुट। जैसे यहाँ पे इनपुट है ना, ये सिस्टम, और ये आउटपुट है। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, ये मान लो इनपुट है और ये आउटपुट, और ये आप गेन, ये के है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप इनपुट को चेंज कर सकते हो, है ना। अगर के इक्वल टू मान लो हाफ होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? हाफ ऑफ इनपुट, है ना। तो के को वैरी करा करके आप इनपुट को मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, टू गेट अ डिज़ायर्ड आउटपुट, है ना। मान लिया कि आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप के को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल है ना। कंट्रोल सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग ऑब्जर्व कर किए होगा। जैसे एक मैकेनिकल सिस्टम में कंट्रोल किससे करोगे तुम? मैकेनिकल सिस्टम में कंट्रोल कैसे करते हो? टॉर्क अप्लाई करके कंट्रोल करते हो। जैसे मोटर को अगर मोटर रोटेट कर रहा है ना, मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वोल्टेज अप्लाई करके। अगर ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो मोटर ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगा। तो मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वोल्टेज को कंट्रोल करके, है ना। पावर सिस्टम में भी कंट्रोल सिस्टम होता है ना। जैसे पावर सिस्टम में अगर लोड कम हो रहा है ना, तो मशीन की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो उस मशीन और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना होता है? अगर लोड कम हो रहा है तो मशीन की स्पीड को कम करना होता है ना। तो स्टीम सप्लाई हम क्या कर देते हैं? स्टीम सप्लाई, ये यहाँ पे मान लो टरबाइन है ना, और टरबाइन के साथ रोटर कपल्ड होता है ना, ठीक है। और टरबाइन को आप स्टीम सप्लाई से रोटेट करते हो। मान लिया कि रोटर की स्पीड बढ़ रही है लोड के कम होने से, है ना, तो आप क्या करोगे? स्टीम सप्लाई कम कर दोगे। तो यहाँ पे भी एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है ना, स्टीम सप्लाई को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, है ना। तो कई जगह कंट्रोल सिस्टम मैनुअल होता है, कई जगह कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जैसे पावर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये मैनुअल होगा, रोटर की स्पीड बढ़ेगी, मैन इसको ऑब्जर्व करेगा और अपने से स्टीम सप्लाई कम करेगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ना। जैसे कोई तुम कार ही ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो, है ना, तुम्हारे को अगर स्पीड, वहाँ पे स्पीड कंट्रोल कैसे करते हो? एक्सीलरेटर या ब्रेक से करते हो, तो वहाँ पे भी कंट्रोल सिस्टम है ना। ओके, तो हर कंट्रोल सिस्टम में आप किसी मीन के थ्रू, है ना, कंट्रोल सिस्टम में कोई पार्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक के से दिखाया, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में हम दो तरह का सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये सिस्टम, ये एक ओपन लूप सिस्टम है ना। आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है ना। यहाँ पे हम इसको इनपुट xt से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आउटपुट। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे वो क्लोज लूप सिस्टम होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है ना,
आप इसको ऑब्जर्व करोगे और फिर इनपुट को कम करोगे या फिर गेन को कम करोगे, ठीक है। अगर हम एक क्लोज लूप सिस्टम लें, है ना, अगर क्लोज लूप सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे हम xt से ना डिनोट करके हम इसको rt से डिनोट करेंगे। rt रेफरेंस के लिए, ये रेफरेंस है, आपने रेफरेंस कुछ दिया है ना। तो अब ये एक तरह से एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल इससे दिया जा सकता है। जैसे किसी टाइम आप सिस्टम के अंदर इनपुट किया जाएगा RT माइनस यहाँ पे ये YT है और YT को K से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा KYT। तो सिस्टम के अंदर इनपुट किया जाएगा। अब मान लो कि किसी टाइम आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा कब आएगा, जब यहाँ पे ये इनपुट ज़्यादा जाएगा, है ना। ओके, तो मान लो कि आपका आउटपुट कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट y है, y डिज़ायर्ड है। अगर आउटपुट y डिज़ायर्ड से ज़्यादा आ रहा है ना, तो अगर yt ज़्यादा है तो ये रेफरेंस में से सब्सट्रैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अगर ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू कम है तो फिर आउटपुट ऑटोमेटिकली कम आएगा। अगर आउटपुट रेफरेंस से बहुत कम है ना, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कम होगा। अगर सब्सट्रैक्ट कम होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट को आप डायरेक्ट RT सिस्टम में नहीं दे रहे हो, इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन दे रहे हो। एक तरह से आउटपुट को चेक कर रहे हो ये ज़्यादा है या कम है। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो इनपुट कम कर दे रहे हो, इनपुट कम है तो आउटपुट अगर आउटपुट कम है तो यहाँ का जो इनपुट है इसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर डिज़ायर्ड है, यहाँ पे है ना, अगर आउटपुट इक्वल टू रेफरेंस आ गया, आप जो भी रेफरेंस चाहते हो, है ना, ठीक है। तो रेफरेंस आ गया, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लो K इक्वल टू हाफ है, तो यहाँ पे हाफ रेफरेंस सब्सट्रैक्ट होगा। RT हाफ रेफरेंस, तो यहाँ पे हाफ रेफरेंस जा रहा है ना, हाफ रेफरेंस मान लो ये 2 है, तो मल्टीप्लाई होकर फिर रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर हम लोग ब्लॉक डायग्राम मैंने अभी टाइम डोमेन में बना रखा है, हम इसको लाप्लास डोमेन में सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ से आपको ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का थोड़ा आइडिया लगा। क्लोज लूप सिस्टम में, है ना, जो मेन इनपुट होगा सिस्टम को, उसको हम, उसमें आउटपुट का भी फंक्शन होगा, इनपुट का भी फंक्शन होगा। एक तरह से आउटपुट को ऑब्जर्व करके हम सिस्टम में देते हैं, ओके, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन का आइडिया है आपको। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट का लाप्लास डिवाइडेड बाय इनपुट का लाप्लास। और अगर ज़्यादा अच्छे से कहें तो सिग्नल सिस्टम में हमने ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन पढ़ रखी है। किसी भी सिस्टम में तुम इम्पल्स दो, है ना, इम्पल्स का जो रिस्पॉन्स आता है उसी का लाप्लास हम क्या कहेंगे, वो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा ना, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना। किसी भी सिस्टम में डेल टी दो, आउटपुट HT आएगा, या डेल टी पे जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट का लाप्लास जो होगा वो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, है ना। तो मैं कुछ सिस्टम ले रहा हूँ, है ना। हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेंगे। कंट्रोल सिस्टम कहीं हर जगह एप्लीकेबल है, मैकेनिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, है ना, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेंगे, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज जो है ये हमारे सिस्टम का आउटपुट वोल्टेज है। हर सिस्टम का इनपुट और आउटपुट डिफाइंड होगा, और यहाँ पे मान लो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा, आउटपुट लाप्लास डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास, है ना। इनपुट में मान लो ये R है, ये C है, तो आपको लाप्लास में सॉल्व करना है ना। तो R का लाप्लास R होता है और C का लाप्लास 1/CS। ये 1/CS है, ये R है, यहाँ पे VIS और यहाँ पे V0S। तो V0S इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिवीज़न से VIS इंटू 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस 1/CS, है ना। ये क्या आ जाएगा, V0S डिवाइडेड बाई VIS क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS। तो इस सिस्टम का ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, है ना। इस सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ब्लॉक डायग्राम में, है ना। सिग्नल सिस्टम में भी हम सारे सिस्टम को ब्लॉक से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनपुट क्या होगा VIS, है ना, आउटपुट V0S, और V0S डिवाइडेड बाय VIS क्या आ जाता है, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में ये R1 है, R है, ये आउटपुट है और ये इनपुट। इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, यहाँ पे V0S किसके अक्रॉस मिल रहा है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, है ना। अगर यहाँ पे I करंट आ रहा है तो ये सेम करंट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा, है ना। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R पैरेलल 1/CS। ये V0S है और ये VIS और ये R। तो V0S डिवाइडेड बाई VIS क्या होगा, R पैरेलल 1/CS डिवाइडेड बाई R पैरेलल 1/CS प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, है ना। वोल्टेज डिवीज़न से आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा वही आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अब ले रहे हैं, जिसको हम पूरे कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करेंगे, LC RLC सर्किट। मान लो आउटपुट वोल्टेज हम कैपेसिटर वोल्टेज के अक्रॉस ले रहे हैं और ये इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे V0S बाई VIS क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये LS है, ये 1/CS है, करंट सब में सेम करंट IS फ्लो होगा, है ना। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0S इक्वल टू IS इंटू इसका इम्पीडेंस क्या है 1/CS, है ना। और IS इक्वल टू क्या लिखोगे, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, है ना। तो V0S इक्वल टू VIS डिवाइडेड बाय R प्लस LS प्लस 1/CS इंटू 1/CS। तो V0S बाई VIS क्या हो जाएगा, 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस LS प्लस 1/CS। ऊपर नीचे CS से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1, ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा। इसको हम नॉर्मली इस टर्म में लिखते हैं, इस S स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट 1 कर दो। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना होगा, LC से डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। ये आ जाएगा 1/LC डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। ये एक्सप्रेशन याद रहेगा आपको, है ना। एक सीरीज RLC सर्किट में अगर आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हो, है ना, तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा, 1/LC डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। लेकिन हर ट्रांसफ़र फंक्शन एक सिस्टम का होता है और एक सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिफाइंड होता है। अगर आप आउटपुट चेंज कर दोगे तो फिर ये ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल आपने आउटपुट किसके अक्रॉस लिया है, C के अक्रॉस, तो 1/CS आया है। अगर इसके अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज को अगर आप आउटपुट लेते तो आप क्या करते, IS इंटू LS करते, तो उस केस में डिफरेंट ट्रांसफ़र फंक्शन आता है ना। तो सिस्टम में सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिफाइंड होगा, है ना। उसके बाद आउटपुट का लाप्लास डिवाइडेड बाय इनपुट का लाप्लास, है ना। तो ये आपको इसका रिजल्ट याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए प्रोसीजर याद रखो, लेकिन ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ और ट्रांसफ़र फंक्शन करते हैं जिसका यूज़ होगा आगे।
ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है ना। इस तरह के सर्किट का यूज़ हम व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में पढ़ेंगे, एनालॉग सर्किट में है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ेंगे। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में इस सर्किट का यूज़ होता है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा? मैंने फर्स्ट एग्जांपल में R पैरेलल 1/CS क्या लिखा था? 1 होगा या R होगा? इसको मैंने 1 डिवाइडेड बाई R 1 प्लस RCS लिखा था ना। 1 होगा या R होगा? यहाँ पे R होगा ना। हाँ, उसको करेक्ट कर लो है ना। ये R2 पैरेलल 1/C2S है, इसको हमने R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2C2S, और ये क्या होगा? R1 प्लस 1/CS। तो ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए क्या करोगे? आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट क्या होगा है ना, दिस इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई दिस इम्पीडेंस प्लस दिस इम्पीडेंस। ओके, तो ये इम्पीडेंस कितना है? R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2C2S डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2C2S है ना, प्लस R1 प्लस 1 बाई, ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2C2S R2C1S डिवाइडेड बाई R2C1S प्लस R1C1S इंटू 1 प्लस R2C2S प्लस 1 प्लस R2, ये आ जाएगा R2C1S डिवाइडेड बाई R2C1S R2C2S R1C1S है यहाँ पे। सबसे पहले S का हाईएस्ट कोफिशिएंट लिखते हैं। S का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आएगा? R1C1 R2C2 S स्क्वायर, R1C1 R2C2 S स्क्वायर प्लस S का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? R1C1 प्लस R2C1 प्लस 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब एक्सप्रेशन है ना, ये आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लो। इसका आगे मतलब अगर इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो जैसे व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ना होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है, तो बस यहाँ पे दिस प्लस दिस इसको 0 कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना करना है। अगर यहाँ पे आप R1 इक्वल टू R2 है ना, कॉमा C1 इक्वल टू C2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? ये इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R और C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। तो ये क्या आ जाएगा? RCS डिवाइडेड बाई है ना R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3 RCS प्लस 1 आ जाएगा ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद रहेगा, इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने सर्किट बनाया था ना, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा V0S डिवाइडेड बाई V1S है ना। इस सर्किट का यूज़, इसमें तुम R मान लो, ये तीनों R है और ये C, C और C। इसका यूज़ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में करते हैं, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अगर एक सिंगल ब्लॉक हो, इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। ये क्या आ जाएगा? V0S डिवाइडेड बाई VIS क्या आ जाएगा? आउटपुट है ना, दिस इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस R प्लस 1 बाई CS। ये आ जाएगा RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS।
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 ब्लॉक लगे हुए हैं ना कैस्केड में, इसको अगर तुम एक ब्लॉक मानो तो इसका क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन, RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS। उसके बाद देखो इसका जो भी आउटपुट है यहाँ पे फिर से क्या है कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा ब्लॉक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, 3 ब्लॉक है और ये आउटपुट है ना V0S डिवाइडेड बाई VIS। तो क्या V0S डिवाइडेड बाई VIS इक्वल टू हम RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS का क्यूब लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, कैस्केड में है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा है और आप क्या करो, इस टेक्निक का यूज़ ना करके आप सिंपली सर्किट को सॉल्व करके V0S बाई VIS पता लगाओ और देखो सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। इसका पोटेंशियल VI मान लो, इसका पोटेंशियल V1 मान लो, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V0, यहाँ पे मान लो VI हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर नोडल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, है ना, तो V2 इंटू, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब V2 का एक्सप्रेशन आ गया इनपुट और आउटपुट के टर्म में। अब आउटपुट का एक्सप्रेशन V2 के टर्म में आ जाएगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज V2 है तो V0 क्या हो जाएगा, R प्लस 1 बाई CS। ओके, तो फाइनली मतलब मुझे ये पता नहीं कि सही है या गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट इक्वल नहीं होते, ओके, है ना। अब मतलब अगर ये आपको भले ही 3 ब्लॉक्स दिख रहे हो, लेकिन आप कैस्केड में इस तरह से ब्लॉक के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, या फिर आप तीनों के ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई करके अगर कैलकुलेट करोगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन गलत आ जाएगा, ओके। हम इसको 2 ब्लॉक के लिए चेक करके देख सकते हैं, है ना, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। तो आप इसको घर पे चेक करके देख सकते हो। एक ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली तुम सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से V0S बाई VIS अगर पता लगाओगे तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, ओके। इसका रीज़न ये है कि जब आप इंडिविजुअल ब्लॉक का पता लगाते हो, है ना, तो आप यहाँ पे मान लो ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ये क्या होता है V1S, है ना, ये तुम इसको V' मान लो। हम क्या लिखते हैं, V' डिवाइडेड बाई VIS इक्वल टू RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS, है ना, इस तरह से लिखते हैं। फिर अगर तुम यहाँ पे ये मान लो V' है और ये V0S है, तो फिर यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, V0S डिवाइडेड बाई V' इक्वल टू RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS। यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे RCS डिवाइडेड बाई 1 प्लस RCS आ रहा है ना, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का रेशियो, ओके। ये यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, यहाँ पे जो ये आउटपुट वोल्टेज है, तो ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज ये आ रहा है। जब आप इसको यहाँ पे कंबाइन कर दोगे तो जो V' है ये अब ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज नहीं है ना। अब आउटपुट में क्या कनेक्टेड है, पहले ये टर्मिनल ओपन था ना, यहाँ पे आप कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। जब आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो ये पार्ट जो है एज अ लोड कनेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो अब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज ये नहीं आएगा। मैं किसी भी सर्किट का एग्जांपल देता हूँ। पहले ये ओपन सर्किटेड था, तो ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली डीसी सर्किट में हमेशा ही जो नो लोड वोल्टेज होता है वो ऑन लोड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे आप 5 वोल्ट लगाओ, यहाँ पे आप 10 वोल्ट लगा दो, और यहाँ पे अगर आउटपुट चेक करोगे तो कितना आएगा 10 वोल्ट। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कितना आ जाएगा 1। अब अगर तुम यहाँ पे ये मान लो 5 ओम है, यहाँ पे 5 ओम कनेक्ट कर देते हो, अब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, लोड लगाने के बाद आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज। इसको कनेक्ट कर दोगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कितना आ रहा है 1/2। तो जब लोड कनेक्ट कर दोगे तो गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी जब ये डिस्कनेक्टेड है तब इसका गेन इतना आ रहा है, एक गेन ट्रांसफ़र फंक्शन भी एक तरह से गेन है ना। लेकिन जब आप इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो अब ये ओपन सर्किट नहीं रहा, उससे इतना लोड कनेक्ट हो गया ना, तो फिर V' डिवाइडेड बाई VIS क्या होगा, इतना नहीं आएगा, वो अलग हो जाएगा। ओके, तो अगर ये कनेक्टेड है तो इसको आप डिस्कनेक्ट करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे, एक सर्किट है तो उसको सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से करेंगे, उसको ब्रेक करके और कैस्केड में मान के ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, है ना। लेकिन अगर इस तरह से ब्लॉक के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो सिस्टम का कैस्केड में तभी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जब वो मैं आपको एनालॉग सर्किट में पढ़ाऊंगा, जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा कि हम कैस्केड में गेन का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं, है ना, जब सिस्टम का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो, ये इनपुट में कोई करंट ना ले रहा हो। ओके, लेकिन ये इनपुट में यहाँ पे करंट ले रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसके गेन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो एम्पलीफायर अगर कैस्केड में है तो उनका गेन तभी मल्टीप्लाई होता है जब दोनों एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो, आउटपुट इम्पीडेंस 0 हो। अगर दो ब्लॉक इस तरह से कैस्केड में दिए हों, है ना, सर्किट नहीं है ये, दो ब्लॉक अगर कैस्केड में दिए हों, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मान लो G1S है, तो मैं S नहीं लिखूंगा, सिर्फ G1 लिखूंगा। ओके, इसका G2S है ना। तो रिडक्शन में क्या करना होता है हमारे को, दो ब्लॉक हैं, कम से कम ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देना सिस्टम को। ये मान लो सिस्टम का इनपुट XS है और ये YS है, तो YS डिवाइडेड बाई XS क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये Z है तो ZS इक्वल टू G1 इंटू दिस और फिर YS इक्वल टू G2 इंटू दिस, तो वो मल्टी, है ना, ZS फिर एलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा G1 इंटू G2। अगर दो ब्लॉक कैस्केड में है तो उनको हम एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका गेन क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन G1 इंटू G2 आ जाएगा, है ना। अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये दो ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड है, इनपुट दो ब्लॉक पैरेलल में और फिर दोनों का समेशन आउटपुट हो रहा है, तो इन दोनों के बदले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों के ट्रांसफ़र फंक्शन का सम हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ नोटिस करने की है, जैसे यहाँ पे अगर एक्सेस जा रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, है ना। जैसे अगर करंट होता है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे एक्सेस है तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ना, वायर है, यहाँ पे भी एक्सेस मिलेगा और यहाँ पे भी एक्सेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि XX/2 और XX/2 हो जाएगा। ओके, है ना। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, G1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा G2 इंटू एक्स, और YS क्या है, इन दोनों का समेशन G1x प्लस G2x। तो यहाँ पे Y/x क्या आ जाएगा, G1 प्लस G2। तो इसको हम सिंगल ब्लॉक से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर दो ब्लॉक पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ब्लॉक
दोनों ब्लॉक का एडिशन हो जाएगा, दोनों ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन या गेन का एडिशन होगा ना। इसको हम टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे अगर R जा रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी R आएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R, और यहाँ पे RG। ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में कभी कभी क्या करना पड़ सकता है आपको, इसको हम टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। टेक ऑफ पॉइंट को अगर ब्लॉक के आगे शिफ्ट करना है ना, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को देखो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन इनपुट और आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, आप कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए अंदर में वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो हम इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना। तो मान लें कि आप इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे R होगा, यहाँ पे G है। यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, RG आ रहा था। अगर आप यहाँ से जाओ तो ये R है, ये G से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, RG। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RG। ये सही है। यहाँ पे भी तो RG आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, R। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये पता चल गया कि अगर टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद कर रहे हो, है ना, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको वापस सेम आउटपुट मिलेगा। इसको बस नोट कर लो, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस का ऑल्टरनेटिव टेक्निक सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे तुम इजीली ट्रांसफ़र फंक्शन पता लगा सकते हो। उसी तरह से अगर टेक ऑफ पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, है ना, जी से मल्टीप्लाई करना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। कॉन्सेप्ट यही है कि आउटपुट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ओके, आपको इस तरह से अंदर में एडजस्टमेंट करना है ना। इसको हम समिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये आ जाएगा ना आउटपुट। अब मान लो कि एक बड़े ब्लॉक डायग्राम में, एक सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में रिडक्शन के लिए कभी आपको ये हो सकता है ज़रूरत पड़े कि समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद, गेन के बाद शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, लेकिन आउटपुट सेम होना चाहिए, तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। यहाँ पे समिंग पॉइंट है और फाइनली आउटपुट क्या मिलना चाहिए, R प्लस एक्स इंटू, ये आउटपुट मिलना चाहिए, ये फिक्स है। और अभी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, RG प्लस एक्स मिल रहा है ना, लेकिन XG चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तो हम ये कहेंगे कि हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर ये पीछे है तो इसका इफेक्ट G से मल्टीप्लाई होकर जाएगा। अगर इस समिंग पॉइंट को आगे कर दे रहे हो तो इसको G नहीं मिलेगा ना, तो वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी तरह से इसका काउंटर पार्ट भी कर लोगे। अगर समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के पीछे करना है तो इसमें G से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये टेक ऑफ पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट को क्या करना है, समिंग पॉइंट के बाद करना है ना। यहाँ पे क्या आएगा, R, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस एक्स। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद करते हैं। आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पे R प्लस एक्स चाहिए और यहाँ पे R चाहिए ना। तो यहाँ पे तो सही मिल रहा है, R प्लस एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको R प्लस एक्स मिल जाएगा ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको R मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, x सब्सट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट ऐड करो और यहाँ पे तुम क्या करोगे, x को सब्सट्रैक्ट करोगे। ओके, ठीक है। तो अब मैं एक फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ एक सिस्टम का, उसका आपको ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन बताना है। ठीक है, मतलब एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें एक से ज़्यादा ब्लॉक रहेंगे, है ना, लेकिन आपको उस सिस्टम को सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है ना। सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, YS डिवाइडेड बाई XS, सिर्फ एक ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है। सिंप्लिसिटी के लिए आप S को ड्रॉप कर देना, सिंपली ये X, G, Y और H है।
यहाँ पे समिंग पॉइंट है, आउटपुट का फीडबैक हो करके ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि सिंपली अगर हम इनपुट और आउटपुट से शो करें, ये x होगा, ये y है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, है ना। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम ऐसे मान लो कि अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस ब्लॉक में एंटर कर रहा है ना, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, y इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पे x जा रहा है, यहाँ पे y h सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस वाई एच, और इसमें g से मल्टीप्लाई किया तो y मिला, x माइनस वाई एच इंटू जी करने पे क्या मिल रहा है, y। तो x g माइनस वाई जी एच इक्वल टू y, तो y बाई एक्स क्या आ जाएगा, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी। ये जो मेथड है ये मिनिमाइज़ करने का या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का जनरल मेथड है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हर जगह पे जो भी सिग्नल आएगा वो लिख दिया, और हर ब्लॉक के लिए मैंने आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट उस ब्लॉक का गेन लिख दिया, और इक्वेशन बना करके ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो ये याद रहेगा कि ओवरऑल अगर जी गेन है सिस्टम में, एच क्या है, इसको हम फीडबैक गेन कहेंगे। वाई से आप फीडबैक कर रहे हो ना आउटपुट का इनपुट में, लेकिन डायरेक्टली आउटपुट को इनपुट से नहीं ऐड कर रहे हैं, आउटपुट में हम एक गेन से मल्टीप्लाई करके फीडबैक कर रहे हैं ना, तो इसको हम फीडबैक गेन कहेंगे। ओके, है ना। तो अगर फीडबैक गेन एच है ना, सिस्टम गेन जी है, अगर फीडबैक सिस्टम है तो ओवरऑल क्या आएगा, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। ठीक है, इसमें आपको C डिवाइडेड बाई R बताना है।